हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको हाय हेलो। चलो आ जाओ। हाँ, तो हम कर रहे हैं एस्टेट प्रीवियस ईयर सीरीज, जिसमें हमने सीडीपी 2022 के पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल पीजीटी का पेपर किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी का पेपर। और एज यूजुअल आप चेक करेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में से हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये सारे पेपर्स आपके लिए करने बहुत जरूरी हैं। चलो क्या है, तो ये है पेपर 2022, लेवल है टीजीटी। ठीक है, कल पीजीटी किया था। ऑफिशियल पेपर इसलिए कर रहे हैं कि वाइब्स भी ऑफिशियल आए आपको, बिल्कुल। हाँ भाई, नहीं तो बच्चे कहते हैं अच्छा ये असली पेपर तो नहीं लग रहा है। चलो फटाफट से आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नीड हायरार्की थ्योरी अभिप्रेरणा के लिए आपका आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है? तो अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के कौन है भाई जनक? आपके आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत तो कौन है भाई? आपके मैस्लो हैं। आवश्यकता अनुक्रम देखो, नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो के द्वारा जो है आपकी दी गई है। लेकिन नीड ड्राइव लिखे ना, नीड ड्राइव, नीड रिडक्शन, तो ध्यान रखना नीड रिडक्शन लिखे ना, रिडक्शन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक है, नीड रिडक्शन लिखे तो आपका आंसर हल हो जाएगा। और एटकिंस ने दिया था अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ये किसके द्वारा दी गई है? एटकिंस के द्वारा दी गई है। और थॉमसन ने दिया था न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत और अभिप्रेरकों के बारे में, जैविक, बायोलॉजिकल, सोशल, इस तरीके अभिप्रेरकों के बारे में इसने बताया था। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा बी। लेकिन गलत मत कर देना, नीड रिडक्शन लिखे तो आप हल करेंगे आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? विच इज नॉट द प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है? ठीक है, पर्सनैलिटी के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव मेथड होता है, जिसमें एक टाइम में एक इंसान की पर्सनैलिटी को जजमेंट किया जाता है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, जिसमें पूरे ग्रुप को एक साथ एनालिसिस किया जाता है। फिर आपका एक अप्रत्यक्ष विधि है, जो कि प्रोजेक्टिव मेथड कहलाता है, जिसमें आप चीजों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, आंतरिक मन के माध्यम से इंसान की पर्सनैलिटी को जज करते हो। तो कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रशिक्षण विधि नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वर्ड एसोसिएशन जो कि गाल्टन के द्वारा दी गई थी, ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है, वर्ड्स को एसोसिएट करके। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर के द्वारा दी गई विधि है, ये भी एक प्रोजेक्टिव मेथड है। ठीक है, एक्सप्रेसिव मूवमेंट, आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज आल्सो द एक्सप्रेशन फ्रॉम योर हार्ट, योर माइंड, दिस इज आल्सो प्रोजेक्टिव। सोशियोमेट्री जो मेथड है, ये जे.एल. मोरनो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जे.एल. मोरनो के द्वारा दिया गया था। और ये क्या है आपका? ये आपका एक सब्जेक्टिव मेथड है, मतलब जो समूह वाला मेथड है, ये वो वाला जो है पर्सनैलिटी मेजरमेंट का मेथड है। ठीक है, तो आंसर यहां पर रहेगा आपका 4। ठीक है, ये एक सामाजिक वाला हो गया, सामूहिक वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? ये पूछ रहा है विच इज नॉट द बाह्य, एक्सटर्नल जो है इंस्ट्रिक्ट नहीं है, मोटिव नहीं है, बाह्य मोटिव नहीं है। बाह्य मोटिव मतलब जो बाहरी सोर्स जो आपको अभिप्रेरित करते हैं, वो बाहरी सोर्स पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, कि आप चाहते हो आपको एक ट्रॉफी मिले, तो वो ट्रॉफी एक बाहरी मोटिव है। आपको दिख रहा भाई ट्रॉफी मेरे को मिल जाए, तो ट्रॉफी क्या है? एक बाहरी मोटिव है। तो ट्रॉफी के लिए खेल प्रतियोगिता, तो डेफिनेटली ये बाहरी है। ठीक है, वेतन के लिए नौकरी करना, आपको नौकरी कर रहे हो क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है, तो आपका नौकरी करने के पीछे मोटिव है सैलरी। सैलरी इज एक सोशल इकोनॉमिक सोर्स है, तो ये भी बाह्य हो गया। आत्म संतुष्टि के लिए समाज सेवा करना, आपको अच्छा लग रहा है, आप वो काम इसलिए कर रहे हो कि भाई मुझे ये चीज सेटिस्फेक्शन दे रही है, बस मेरे को आंतरिक संतुष्टि मिल रही है, तो डेफिनेटली आंतरिक संतुष्टि मिल रही है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। ठीक है, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, बाय 1 गेट 1 फ्री, दिस इज अ प्रलोभन होते हैं ये, और कुछ नहीं होते। वो बाय 1 गेट 1 फ्री में एक का ऑफर दूसरे में ही ऐड हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है भाई? आत्म संतुष्टि के लिए सेवा करना। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि भाई इसके अंदर जाके देखो, सुविधा में सेल लग रही है, यहाँ सेल लग रही है, रिलायंस ट्रेंड में सेल आ रही है, और कभी भी देख लेना वो सेल में प्राइस डिक्लाइन करके इतना ही लिखते हैं जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है। ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के लिए मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके मापन के लिए होते हैं? तो कल हमने किया था ना थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, कल हमने पढ़ा था ना थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट मुर्रे व मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। तो मुर्रे व मॉर्गन ने दिया था, ये पर्सनैलिटी का एक प्रोजेक्टिव मेथड है। ठीक है, देखो कैसे स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चंस के अंदर से ही स्टेटमेंट निकल के आ जाती हैं, अगला पेपर बन जाता है। ठीक है, तो आप खुद देखिएगा। तो क्योंकि कल हमने किया था ना थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया, तो मैंने बताया था मुर्रे व मॉर्गन ने दिया था, और ये व्यक्तित्व क्या प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अब यहां पर ये पूछ लिया कि ये टेस्ट कैसा है, किसका है, तो पर्सनैलिटी का है। नेक्स्ट है Which of the following statement is not correct with the reference of adjustment? समायोजन के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट के लिए देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब आप अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हो सही तरीके से। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह असंतुलन उत्पन्न करता है। यदि आप एडजस्ट हो, देखो यदि आप एडजस्ट हो तो आप असंतुलित थोड़ी ना होगे। एडजस्ट पर्सन क्या होता है? एडजस्ट पर्सन हमेशा संतुलित होता है। ठीक है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। यह क्या करता है? सिचुएशन की कैसी मांग है उनके अनुरूप आप अपने आप को बदल लेते हो, तो बिल्कुल भाई आप एडजस्टेबल पर्सन हो। यदि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अपने आप को मैनेज कर लेते हो तो आप एडजस्टेबल हो। ठीक है, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता करता है। भाई डिजायरेबल परिवर्तन आप ला सकते हो, अपने हिसाब से बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, समायोजन के अभाव में व्यक्तित्व तनाव और चिंता से भरा होता है। बिल्कुल भाई, जो बंदे समायोजित नहीं होते वही तनाव में रहते हैं, वही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वही दुखी रहते हैं, वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। जो समायोजित होता है वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, इजीली मैनेज कर लेता है। जो समायोजित नहीं होता वो कभी मैनेजमेंट उसका बहुत पुअर होता है। ठीक है, तो यह संतुलन उत्पन्न नहीं करता। समायोजित व्यक्ति कभी असंतुलन उत्पन्न नहीं करेगा। असंतुलन जिंदगी में है तो इसका मतलब आप एडजस्टेबल मतलब समायोजित पर्सन नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्याजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटावी क्षमता का विकास होता है? रिवर्सिबिलिटी एज। तो रिवर्स एज या रिवर्सिबल एज किसको हम बोलते हैं? थर्ड एज को बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं। जो थर्ड एज होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिवर्सिबल एज बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य है, बड़ा अभ्यारण्य जो है माना जाता है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, हाँ, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बाकी डाटा इधर उधर थोड़ा चेंज होता रहता है। रिसेंट पढ़ाऊंगी जुलाई में, आगे जुलाई बस 2 दिन और है। ठीक है, हरियाणा जी का सारा रिसेंट जुलाई में पढ़ाऊंगी, बता पहले बोला था मैंने। तो यहाँ पर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विच इज नॉट द राइट मिलान। यहाँ पर एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं दी गई हैं। एरिक एरिक्सन के 8 अवस्थाएं हैं मनोसामाजिक विकास की, जिसमें पहली अवस्था है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट वर्सेस ये इसकी अवस्थाएं दे रखी है। पहली अवस्था है यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी अवस्था है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तो यहां पर पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये पूछा है भाई कौन सा आंसर सही नहीं है। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एज 3 होती है, बिल्कुल एज 3 होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एज 3 होती है। टॉपिक वाइज सीडीपी मैं ऑलरेडी पढ़ा के खत्म कर चुकी हूँ। एस्टेट रीस्टार्ट के अंदर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे के सारे टॉपिक्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आइडेंटिटी वर्सेस रोल स्टेज 5 है, बिल्कुल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज 5 होती है। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट ये स्टेज 2 है। ठीक है, ये स्टेज 2 है। तो इसने पूछा सही मैच कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा इंडस्ट्री वर्सेस स्टेज 4 है। देखो बिल्कुल सही है। पहली होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, याद कर लो ये क्वेश्चन जरूर आता है। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है? स्टेज 1 है। स्टेज 2 आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट होगी, स्टेज 2 होगी। ठीक है, स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, बिल्कुल सही लिखा है स्टेज 3। स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है, बिल्कुल ठीक लिखा है। स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही लिखा है। स्टेज 6 जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये आपकी स्टेज 6 है। स्टेज 7 है जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है, स्टेज 7 है जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। और स्टेज
8th है आपकी आइसोलेशन वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म वर्सेस डिस्पेयर। तो ये इसकी क्या है भाई, 8 स्टेज हैं जो आपको हर बार पेपर में पूछी जाती हैं। इनका टाइम, कौन सी स्टेज किससे रिलेट करती है, कौन सी स्टेज सिगमंड फ्राइड की किस स्टेज से रिलेट करती है, किस स्टेज में क्या विर्च्यू होता है, किस स्टेज में क्या खास बात होती है, सारा अच्छे से करना है। एरिक एरिक्सन से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है वो। ये बच्चे जो रोज की तरह कान खाने में लगे हुए हैं, एस्टेट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं आपका तैयारी में बिल्कुल ध्यान नहीं है। यदि पोस्टपोन होता भी है तो 1 वीक से ज्यादा नहीं होगा। तो यदि आप सीरियस हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें, फालतू की खबरों को ध्यान में ना रखें, ठीक है। यदि आपको लग रहा है ना हो गया, हो भी गया ना, तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। विच इज नॉट रिलेटेड टू द स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एक्सटेंशन हमने कल किया था बहिर्गमन। जो बहिर्गमन होता है वो आपकी पावलोव की थ्योरी के अंदर है, वो कि जो आपका ये कि कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, स्टिमुलस होता है, तब कई बार स्टिमुलस मिलता है फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो ये पावलोव की थ्योरी का। डिस्क्रिमिनेशन ये भी पावलोव की थ्योरी का शब्द है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये भी पावलोव की थ्योरी का शब्द है। पुनर्बलन एक रीइंफोर्समेंट शब्द है जो कि स्किनर की थ्योरी का है। इस क्वेश्चन का ग्रेस मिला था, बता देती हूं मैं, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा नहीं है, और जबकि ये तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है ग्रेस मिला था सबको, क्योंकि आपको पता है रीइंफोर्समेंट की थ्योरी में वो इसने पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं है। तो स्किनर की थ्योरी में रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। स्किनर ने अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट पे काम किया है ज्यादा, ना उसने डिस्क्रिमिनेशन स्पॉन्टेनियस रिकवरी पे काम किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ग्रेस मिला था, क्योंकि तीनों ही शब्द पावलोव की थ्योरी के दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का सबको ग्रेस मिला था, मैं बता देती हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं है। कल हमने पढ़ा था एटीट्यूड, है ना, क्यों एटीट्यूड झाड़ रहा है भाई तू, तो एटीट्यूड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। आज बच्चे कम हैं, क्या बात, कहाँ गायब हो गए आज बच्चे। हाँ, तो एटीट्यूड के संदर्भ में हाँ, क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होती है, लेकिन पेपर को पास में आता देख के अब मैंने क्लास सैटरडे भी रख दी है। कभी कभी सैटरडे छुट्टी हो सकती है। आज मेरे ऐप से रिलेटेड काम हो गए थे सारे, रीट मेंस का बैच सेट कर रही थी, कर दिया था मैंने। तो हाँ, वैसे क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होती है लाइव, लेकिन आजकल एग्जाम पास है, टारगेट मेरे पास अब थोड़े ज्यादा हैं जुलाई मंथ के लिए। हरियाणा का करंट भी करना है, नेशनल करंट भी करना है, सीईटी के लिए भी करना है, और तुम्हारी पेडागोजी के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो इसीलिए मैंने सैटरडे ऑफ नहीं किया, ताकि ये क्वेश्चन मैं 1 वीक के अंदर खत्म कर दूं। इससे ज्यादा नहीं करने ये क्वेश्चन हमें, ठीक है। फिर हमें पेडागोजी करनी है, हरियाणा के करंट अफेयर करने हैं, कई टारगेट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव वाली क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है भाई, बिल्कुल पाई जाती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, कि बिल्कुल हो सकता है। किसी का एटीट्यूड सकारात्मक है, किसी का एटीट्यूड नकारात्मक। आईफोन में ऐप चलता है, अकेडमी पर फोन करके लिंक ले लें, चैनल वेबसाइट भी चलती है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु के लिए ही तो हमारा एटीट्यूड होता है, ठीक है। अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित होती है। कल हमने पढ़ा था ना कि जो एटीट्यूड होता है वो चीजों को देखकर आता है। एटीट्यूड पैदा होकर एटीट्यूड नहीं होता, मतलब हेरिडिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता ये, ठीक है ना, ये आपका एक्वायर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है, सही पूछा है, विच इज द राइट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। हाँ देखिएगा, तो वो आपको बताना है, विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, ठीक है। हाँ, वो राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है, जो कलेसर आप पढ़ रहे हो वो राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है, और ये सिंपल वन्य जीव अभ्यारण्य, आप टॉपिक देख लो, मैंने पढ़ा रखा है डिटेल से। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, तो विकास मात्र आनुवांशिकता का उत्पाद है, मात्र आनुवांशिकता का तो नहीं है। विकास हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का होता है, आपको पता है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलोज ए रैंडम पैटर्न। डेवलपमेंट एक रैंडम पैटर्न तो फॉलो नहीं करता, ये फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। ये क्या पूछ रहा है, कौन सी सही है,
तो ये रैंडम पैटर्न भी फॉलो करता है और कई बार फिक्स पैटर्न भी फॉलो करता है, बट आगे देखते हैं। विकास एक क्यूमुलेटिव अप्रोच है, विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, गलत है। विकास के सभी आयाम अंतर संबंधित होते हैं, स्टेटमेंट गलत है। विकास एक रैंडम पैटर्न फॉलो करता है, गलत है। विकास एक सही पैटर्न फॉलो करता है। विकास एक प्रोडक्ट ओनली हेरिडिटी का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। तो कौन सी सही है? डेवलपमेंट एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक संचयी प्रक्रिया है जिसमें आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल सभी चीजें का क्यूमुलेशन होता है, एक रिकॉर्ड होता है। तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, कैटल के सांस्कृतिक मूर्त बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है। कल हमने क्वेश्चन किया था कौन सा अशाब्दिक प्रकार है, तो उसका आंसर कैटल किया था। तो आज के इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कैटल की सांस्कृतिक मूर्त बुद्धि परीक्षण कैसा है? तो कैसा है भाई? ये अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है? ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। कल क्वेश्चन क्या था? कौन सा नॉन वर्बल टेस्ट है? ठीक है, तो यही चीज है। आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है। तो मौलिकता, क्रिएटिविटी के अंदर होती है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी नहीं है तो वो क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, एसएसटी टीचर्स करवाते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी के, प्रीवियस पेपर करवा रखे हैं, चेकआउट, तुम प्लेलिस्ट चेकआउट करा करो, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। ठीक है, लोचनशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है। क्रिएटिविटी के अंदर फ्लुएंसी होती है, बिल्कुल होती है। क्रिएटिविटी रिजिड नहीं होती। ठीक है, रिजिड नहीं होती। पूनम मैडम का बैच कंप्लीट हो चुका है, 100% रिकॉर्ड हो चुका है। मैडम ने पूरा बैच लाइव ही पढ़ाया था। आप चाहे एस्टेट दे रहे हो, मैडम ने इतना हिंदी साहित्य पढ़ा रखा, आप चाहे एस्टेट दो, चाहे DT+ भी दो, चाहे KVS दो। इवन मैडम का कहना है कि 80% मैडम के बैच से आप नेट भी क्लियर कर सकते हो हिंदी का। मैडम ने पूरा डीप साहित्य पढ़ा रखा है, पूरा डीप। चाहे आप एस्टेट दो, DSS भी दो, स्क्रीनिंग दो, KVS दो, NVS दो, सिंपल तुम TGT PGT हिंदी फोल्डर में जाओगे, तुम्हें मिल जाएगा पूनम मैडम का बैच हिंदी का। ठीक है, कंप्लीट पढ़ा रखा है, 100% हो चुका है। तो ये रिजल्ट नहीं होती, आंसर रहेगा 3। लाइव बैचेस तो अब 2025 के लिए आएंगे, जो कि हमारे अगस्त या टीचर्स डे पे आते हैं सितंबर में। 2025 एस्टेट के लिए आएंगे, 2024 एस्टेट के लिए तो हम 2 बार पढ़ा चुके हैं। तो फिलहाल लाइव नहीं है, फिलहाल सारी चीजें कंप्लीट है, और फिलहाल टाइम भी नहीं है लाइव के लिए। कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं, पहले शुरू करते हैं हम हमेशा टाइम से पहले। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, नहीं पूछा है कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने तुम्हें बताया था शिक्षक का रंग रूप मैटर नहीं करता है, उसका विषय का ज्ञान, उसका मेंटल हेल्थ, सब कुछ मैटर जो है करता है। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो वृद्धि कैसी होती है भाई? वृद्धि आपकी स्ट्रक्चरल होती है। आपको पता है वृद्धि क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल नहीं होती। तो फंक्शनल नहीं होती तो आंसर क्या रहेगा? वृद्धि आपकी क्या रहती है भाई? वृद्धि आपकी स्ट्रक्चर एक अप्रोच है, एक संरचनात्मक अप्रोच है, जो आपकी बॉडी का गठन ये वो सब कुछ दिखाती है। फंक्शनल जो होता है वो आपका विकास होता है। ठीक है, विकास स्ट्रक्चरल भी होता है, फंक्शनल भी होता है। तो विकास के अंदर तो दोनों चीज होती है, लेकिन वृद्धि सिर्फ संरचनात्मक होती है। तो आंसर सी कैसे कर रहे हो? ये महानुभाव 14 का सी कैसे कर रहे हैं? दोनों देख के दोनों हो गए उत्तर है रे। जब वृद्धि फंक्शनल होती ही नहीं है, वृद्धि फंक्शन थोड़ी ना करती है। वृद्धि का मतलब क्या है? तेरी हाइट बढ़ रही है, तेरा वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फंक्शनल कहां से होगी वृद्धि? तो फंक्शनल नहीं होगी तो तुम सी उत्तर क्यों लगा रहे हो? सिर्फ ए उत्तर रहेगा 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में गलत करके आते हो तुम। त्वरण किस प्रकार के बच्चों के लिए होता है? तो ये कई बार कर चुके हैं हम। गिफ्टेड चाइल्ड के लिए होता है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता के लिए प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करता है। किस प्रकार का पुनर्बलन होता है? व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज रीइंफोर्स ईच करेक्ट रिस्पॉन्स? देखो ईच शब्द क्या बता रहा है? ईच शब्द बता रहा है कि हर एक को, मैं तो हर एक बात को रीइंफोर्समेंट कर रही हूं। जैसे जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका नाम लेके बार बार, जितनी बार तुम कमेंट कर रहे हो बार बार मैं हर बार तुम्हारा नाम ले लेके बोल रही हूँ, ओहो हाँ भाई तू बढ़िया, तू बढ़िया, तू बढ़िया, अरे शीतल भी, कृपा भी, रेनू भी, प्रदीप भी, ममता, नीना, सरोज, पंचाल, मतलब अब अगले क्वेश्चन पे फिर मैं बोल रही हूँ, अगले पे फिर मैं बोल रही हूँ। तो ये क्या है भाई? ये आपका क्या हो गया भाई? कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। तो आप क्या किए जा रहे हो? कॉन्टिन्यू रीइंफोर्स दिए जा रहे हो। और कॉन्टिन्यूस जो रीइंफोर्समेंट है वो कभी भी इंटरटेनिंग नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो आंसर यहाँ पर 4 रहेगा, मतलब कभी भी बेस्ट नहीं होती है।
नेक्स्ट है विकास जो सिर से पैर की तरफ रहता है। कल आपका सेंटर से नीचे की तरफ आया था और आज क्या आ गया भाई, सिर से पैर की तरफ। कल क्या आया था, सेंटर से नीचे की तरफ, आज है सिर से पैर की तरफ। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट, तो विकास आपको पता है, ये क्वेश्चन कल भी आया था, सेंटर से लेके होता है तो दैट इज प्रोक्सिमल डिस्टल होता है। विकास की दो ही डायरेक्शन है, आपका सिर से पैर तक है तो शेफिलक कॉर्डल है, और यदि सेंटर से है तो प्रोक्सिमो डिस्टल है। और विकास कैसा होता है भाई, ये आपका स्पाइरल होता है। ठीक है, जो बात ब्रूनर ने बोली थी कि विकास जो है स्पाइरल होता है। नेक्स्ट है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, तो समय तत्वों को अधिक महत्व रखते हैं। कल हमने क्या कहता, कठिनाई पावर से रिलेटेड हो गए, समय को महत्व दे रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड होंगे भाई, वो स्पीड से रिलेटेड होंगे। यदि आपका समय इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अंदर समय को वैल्यू देते हैं तो दिस इज स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन शक्ल से देख के भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट द सब्जेक्टिव मेथड। तो जैसे हमने सोशियोमेट्री करी थी ना, ऑब्जेक्टिव मेथड है, पहले सब्जेक्टिव होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर प्रोजेक्टिव होते हैं। तो कौन सा सब्जेक्टिव नहीं है, नहीं पूछा है इसने। ठीक है, तो इंटरव्यू एक सब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जर्वेशन वैसे तो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ऑटोबायोग्राफी एक सब्जेक्टिव मेथड होता है, लेकिन वर्ड एसोसिएशन जो होते हैं ना, वर्ड एसोसिएशन विधि जो कि गाल्टन के द्वारा दी गई है, ये 100% प्रोजेक्टिव मेथड है। अब ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो जो ऑब्जर्वेशन होता है ये भी ऑब्जर्वेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन हमें बेटर ऑप्शन के साथ जाना है, तो ये जो है 100% प्रोजेक्टिव मेथड है। इसको हम कई बार सब्जेक्टिव में पढ़ लेते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ लेते हैं। तो आप आंसर करेंगे 4 आपका शब्द साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट है मीनल बुद्धि में औसत है, मतलब मीनल नाम की एक स्टूडेंट है। तो मीनल क्या है, बुद्धि में एवरेज है, मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज है, मतलब वो 100 सही एवरेज बुद्धि की जो है लड़की है। कौन भाई, मीनल। सृजनात्मकता में और समायोजन में उच्च है, मतलब वो क्रिएटिविटी के अंदर और एडजस्टमेंट के अंदर क्या है भाई, उच्च है। ठीक है, क्रिएटिविटी के अंदर और एडजस्टमेंट के अंदर तो मीनल हाई है, लेकिन बुद्धि मीनल की कम है। अनकॉन्शियस माइंड बता दीजिए। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड को बताता है प्रोजेक्टिव मेथड, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, हाँ देखिएगा, तो मीनल अब यहां पर पूछा है कि ये क्या स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या स्टेटमेंट है। अब बहुत सारे बच्चे देख के सिंपल बोलेंगे कि अंतर्व्यक्तिक मतलब अंतर्व्यक्तिक भिन्नता है, लेकिन यहाँ पर अंतर्व्यक्तिक भिन्नता कब होगी, जब एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न हो, तब होती है अंतर्व्यक्तिक। ध्यान रखना, अंतर्व्यक्तिक शब्द इंटर इंडिविजुअल का मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होना, वो तो इंटर इंडिविजुअल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मीनल की बात चल रही है कि भाई मीनल बुद्धि में तो डम है, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी है ना, तो मीनल का ही मीनल से ही कंपेरिजन हो रहा है ना, तो ये क्या होगा भाई, इंट्रा। ये क्या होगा भाई, आपका इंट्रा इंडिविजुअल होगा। हिंदी में फिर भी अजीब लग जाते हैं ये, इंग्लिश में ध्यान रखना, इंटर शब्द दूसरों के लिए होगा, इंट्रा शब्द अंतरा, आपकी अंदर से, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा, यहां पर 2 रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इंग्लिश में ज्यादा बेटर ये समझ आएगा, हिंदी में कंफ्यूज कर देगा ये अंतर्व्यक्तिक। इंग्लिश में ध्यान रखना, इंट्रा होता है खुद के लिए और इंटर होता है दूसरों के लिए। याद करना आसान है, हम कहते हैं ना इंटर डिस्ट्रिक्ट गया हूं मैं, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया हूं मैं, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए किस प्रकार के करिकुलम के बारे में ब्रूनर ने बताया है। तो किस प्रकार के करिकुलम के बारे में ब्रूनर ने बताया है, समावेशी पाठ्यक्रम,
विशिष्ट पाठ्यक्रम, सर्पिल। अभी हमने बताया था ब्रूनर ने किस प्रकार का पाठ्यक्रम बताया है, तो वो स्पाइरल करिकुलम के बारे में बताया है। ठीक है, किस प्रकार का करिकुलम जो है ब्रूनर ने दिया था, स्पाइरल करिकुलम दिया था कि बच्चों को कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से हम पढ़ाएंगे। कभी बच्चा धीमे पढ़ेगा, कभी तेज पढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बात बोली थी ब्रूनर ने। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक समान गति से एक तरीके से ही पढ़ते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा दिखा दो, एक सिंगल क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कंटेंट में नहीं पढ़ा रखा हो। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को किसने विकसित किया है? ठीक है, विकास के सामाजिक, एक आधा क्वेश्चन होता है वो तो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, तो वो पढ़ाना ना पढ़ाना एक ही बात होती है। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, बोर हो गए हमारे बच्चे। ठीक है, चलो, वाइगोस्की का है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सबको पता है। वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करता है? भाई मेरा अहम है, लेकिन मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसको कोरिलेट कर रहा हूं, है ना, कि भाई मेरा चाचा ये है, अरे अरे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कई बार कि आप अपनी बात को, अपनी कमी या अपनी अच्छी या किसी भी चीज को किसी दूसरे से जोड़ देते हो। कोई व्यक्ति आपसे महान है, वैसे तो आप पहले बोलते नहीं है, बाद में आप उससे जान पहचान निकालने लग जाते हो कि अरे मैं उसका ये लगता हूं, उसका ये लगता हूं, फलाना लगता हूं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? तदात्मीकरण। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? तदात्मीकरण बोलते हैं। ठीक है, मार्गांतीकरण क्या होता है? जब आप एक रास्ता बदल लेते हो, अपनी किसी नेगेटिव एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज में लगा देते हो, तो वो मार्गांतीकरण होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन होता है अपनी कमी दूसरों पर थोपना, और रेशनलाइजेशन होता है बाय हुक एंड बाय क्रूक, अपनी बात को कैसे भी करके प्रूव कर देना। तो आंसर रहेगा यहां पर 1। डिफेंस मैकेनिज्म है ये, फ्राइड के द्वारा दी गई डिफेंस मैकेनिज्म है ये। हाँ, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का अंश नहीं है? गिलफोर्ड ने दिया था प्रोसेस, इंडेक्स और रिजल्ट। ठीक है, प्रोसेस, इंडेक्स एंड रिजल्ट। ठीक है, प्रोसेस को ऑपरेशन बोला, इंडेक्स को कंटेंट बोला, एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट एक ही बात है। कोग्निज्म इसने नहीं दिया था, संज्ञान इसने नहीं दिया था, संज्ञान इसके तत्वों के अंदर जाकर दिया था। ठीक है, मेन मॉडल के अंदर इसने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बुद्धि का त्रितंत्र लगातार 2 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल में परिवार और विद्यालय, एक बच्चा है। ठीक है, बच्चे सबसे पहले कनेक्टिविटी होती है उसकी, डायरेक्ट रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है अपनी फैमिली के साथ। तो पहली ही स्टेज है डेट इज माइक्रो सिस्टम। ठीक है, पहली ही स्टेज है डेट इज माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के बाद बच्चा थोड़ा सा जाता है, फिर वो मीजो सिस्टम, जिसमें माइक्रो और मीजो क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। फिर आपका एक्सो सिस्टम रहता है, फिर आपका मैक्रो सिस्टम रहता है, और लास्ट में क्रोनो सिस्टम जो है इसका रहता है। तो ये 5 हैं ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के लेवल्स। क्लियर? तो आंसर रहेगा क्या भाई आपका? माइक्रो सिस्टम, 2 रहेगा उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच इज नॉट द राइट मैच। सही मैच कौन सा नहीं है? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्याजे ने दिया था। बच्चे बच्चे को पता है, प्याजे चाचा से हमें बहुत प्यार है, प्याजे हम कभी गलत नहीं करते हैं। जैसे हमें खाने में प्याज बहुत पसंद है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। गर्मी कि दोपहर में प्याज के सलाद बिना तो खाना खाने का कतई भी मज़ा नहीं आता। पाव भाजी खा लो, छोले भटूरे खा लो, तुम खाना खा लो, तुम दाल रोटी खा लो, भाई प्याज के बिना मज़ा नहीं है ज़िंदगी में, है ना, गर्मियों में तो खासकर। तो भाई प्याजे, तो प्याजे इसीलिए हमारा फेवरेट है। प्याजे, प्याज से रिलेट हो गया, है ना भाई। वंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा से रिलेटेड है, बिल्कुल है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन से रिलेटेड है, बिल्कुल है। नैतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की से रिलेटेड नहीं है। नैतिक विकास वाइगोस्की ने नहीं दिया है, आपको पता है। नैतिक विकास आपका कोहलबर्ग और जीन प्याजे ने दिया है। पहले जीन प्याजे ने दिया था, बाद में कोहलबर्ग ने दिया था, बट फेमस कोहलबर्ग का है, इसीलिए आपसे पूछे नैतिक विकास किसने दिया, तो आप कहोगे कोहलबर्ग, लेकिन लिख दे कोहलबर्ग जीन प्याजे बोथ, तो फिर आंसर बोथ करके आओगे। ठीक है, हाँ, कुछ लोग नहीं खाते हैं प्याज, मुझे पता है, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। किसी को प्याज खाने वाले ऐसे लगते हैं पता नहीं कौन सा जहर मांस खा रहे हैं, जबकि दुनिया पता नहीं क्या क्या नॉन वेज दुनिया भर का गंद खाती है। मतलब कई बंदे मैंने देखा नॉन वेज खा जाते हैं, बाहर जाके घर में उनके प्याज नहीं बनता। अरे कैसा दोगलापन है दुनिया में। हमारे सामने रहते थे एक, उसका पति बाहर जाके नॉन वेज खाता है और उनके घर में प्याज की सब्जी नहीं बनती। मतलब आई एम सरप्राइज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, बाहर जाके नॉन वेज खा रहे हैं, घर में प्याज नहीं बनाते, मतलब क्या है ये, है ना।
चलो वो सबकी अपनी अपनी होती है, इन बातों पे हम बात नहीं करते भाई। बहुत सारे घर हैं जो प्याज नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने से कोई वो नहीं हो जाता, ये कोई नॉन वेज नहीं है, प्याज हेल्दी फूड होता है, ठीक है, खून पतला करता है। चलो ये कोई बात करने का टॉपिक नहीं है, कोई खाता है कोई नहीं खाता, डजेंट मैटर, सबकी अपनी जिंदगी है। अब दुनिया अंडे खाती है, बहुत खाती है, कहते हैं विटामिन होते हैं, मैं तो छूती भी नहीं हूँ। आई एम 100% नॉन वेजिटेरियन, है ना, आई एम 100% वेजिटेरियन। तो प्याज इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन वेज, प्याज इज द पार्ट ऑफ द हेल्दी फूड। प्याज को फील करना, प्याज की जो कटिंग होते हैं ना, मतलब प्याज को जो कट करते हैं, कट करने के हिसाब से भी प्याज का टेस्ट बदल जाता है। बिल्कुल पतले पतले लच्छे वाले कट करोगे एकदम अलग फ्लेवर देगा, सिरके वाले प्याज खाओगे एकदम अलग फ्लेवर देगा, गोल काट के खाओगे एकदम अलग फ्लेवर देगा, छोटे छोटे चक खाओगे, मतलब प्याज, मेरे को आज तक यही समझ नहीं आता काटने के स्टाइल से प्याज का टेस्ट कैसे बदल जाता है। मैं इस पर सोचती हूँ कि काटने के स्टाइल से प्याज का टेस्ट कैसे बदल जाता है, कभी भी फील करके देखना, काटने के स्टाइल से प्याज का टेस्ट बदल जाता है। चलो इतनी तो मैं प्याज की दीवानी भी नहीं हूँ जितनी राम कहानी बन गई। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, जिस होटल में सिरके वाले प्याज नहीं देते, मुझे लगता है इस होटल में ही आगे गलती कर दी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। दोबारा क्यों आ गया ये क्वेश्चन। अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक करना, तो बिल्कुल भाई अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक करना, बिल्कुल भाई अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक करना, है ना, तो ये तो है उसकी। स्वयं और दूसरों का सम्मान करना है, संतुलित आकांक्षाएं रखना बिल्कुल है। रिजिड इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर रिजिड नहीं होता, वो एज इट इज नहीं होता, वो अपने बिहेवियर के अंदर मतलब बदलता रहता है, रिजिड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा यहाँ पर 4। कल मैं करेले बना रही हूँ प्याज भर के, भरवा करेले, वन ऑफ माई फेवरेट। हाँ, नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो आपको याद करनी पड़ेगी, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य है, तो ये हैफील्ड ने दी थी। दिस इज द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट। जो भी आती है बस उनको देख लिया करो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो गेस्टाल्टवाद एक जर्मन संप्रदाय है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद एक जर्मन संप्रदाय है जिनका कॉन्सेप्ट है एट द होल। ये एट द होल पे काम करते हैं, जिसमें 4 साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर, कोफा, वर्दीमर, और चौथा है कुर्ट लेविन। ठीक है, कुर्ट लेविन, ये 4 बंदे हैं एट द होल गेस्टाल्टवादी थ्योरी के अंदर। क्रेशमर गेस्टाल्टवादी थ्योरी में अंदर नहीं है। क्रेशमर ने तो पर्सनैलिटी के शारीरिक टाइप से पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था, आपका अस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, अस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ये 4 टाइप से पर्सनैलिटी डिवाइड की थी किसने भाई, क्रेशमर ने। ठीक है, कोहलर इज अ पर्सन जिसने अपना इनसाइट थ्योरी, जो आपका चिंपैंजी वाला सिद्धांत है, वो आपको किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। इनका हेड पूछे कि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय को कॉइन किया था, किसने किया था भाई, तो हेड पूछे तो वर्दीमर है, ध्यान रखेंगे, हेड पूछे तो वर्दीमर है, इनसाइट थ्योरी पूछे तो कोहलर है। एंड कोफका कुर्ट लेविन की बात करें तो क्षेत्रवाद का सिद्धांत का कौन है भाई, कुर्ट लेविन है। फील्ड थ्योरी, क्षेत्रवाद का सिद्धांत, आदिश, सादिश, राशियां और बहुत सारी इसने मैथमेटिकल, टोपोलॉजिकल और ये सारी बात अपनी थ्योरी के अंदर की थी, तो वो था भाई कुर्ट लेविन। नाउ हियर इट 30 out of 30 questions we have completed and hope so guys। एक्सटेंशन होता है कि जब आपके सामने स्टिमुलस हो लेकिन तब भी आप कई बार रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे उस थ्योरी में कुत्ते के सामने घंटी बज रही थी तो एक बार कुत्ता राल नहीं टपका रहा था, तो वहां पर कोहलर बता रहा था कि उस टाइम पे स्टिमुलस प्रस्तुत होने के बाद भी आप रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो टर्म थी। ठीक है, उस थ्योरी में बहुत सारी टर्म है, वो सबसे मुश्किल थ्योरी है। हाँ चलो, छोटी सी नहीं है वो कि पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग कर दिया, वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। चलो ठीक है भाई। 1 मंथ स्ट्रेटेजी 1 तारीख को बनेगी, तुम कितना कुछ करते रहो, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। 1 तारीख मतलब 1 तारीख, 1 जुलाई को ही आपको एस्टेट की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। ठीक है, लास्ट मंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 तारीख को बताऊंगी। आज क्या 2 दिन तो रह गए, शांति रखो।
देखो मैंने सैटरडे को भी क्लास स्टार्ट कर दी है, कोशिश रहेगी मोस्टली सैटरडे को क्लास रहने की। देखो लेकिन फिर भी मंडे टू फ्राइडे फिक्स है, सैटरडे को मैं लगाऊं तो क्लास है, नहीं लगाऊं तो मतलब नहीं है। देखो सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। एक लड़की बहुत देर से पूछ रही है भाई भिंडवास ये जो आप काबू शहर बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। बाकी करंट डाटा में कुछ चेंज होता है तो मैं जुलाई के करंट में तुम्हें बता दूंगी। हाँ, और सबसे छोटा है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसको छोटा माना जाता है। हाँ ठीक है। अब कोई 1-2 मिनट कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो, नहीं तो कल, नहीं कल बात करेंगे, कल संडे चिट चैट है। कल संडे ही है ना? हाँ कल संडे है, कल करेंगे संडे चिट चैट। कल आपके बहुत सारे। मैम आप मॉक टेस्ट कैसे देते हो? दीप मैं इतनी प्रैक्टिस करवा देती हूँ, मैं अपने बच्चों को इतना कंटेंट देती हूँ, इतनी प्रैक्टिस देती हूँ, मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई बच्चों को मॉक टेस्ट रूपी कीड़ा होता है, तो इसके लिए हमारे फ्री सेक्शन में आप जाएं, वहां पर एसेट कॉमन सेक्शन के नाम से यू विल गेट द मॉक टेस्ट। ऐप के अंदर भी सीडीपी के क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। हाँ चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो कल बात करेंगे, कल अपा संडे चिट चैट करेंगे रात 9 बजे कल, ठीक है। कमला दास का टॉपिक है रीना, आप है ना वीडियो को खोलो, और एक वीडियो है, उस वीडियो में पहले मैंने कोई राइटर पढ़ा रखी है छोटी मोटी, और उसके बाद मैंने कमला दास पढ़ा रखी है, तुम ध्यान से देखो, मैंने पढ़ा रखी है, वीडियो को खंगालो, यू विल गेट द टॉपिक कमला दास। ठीक है, कल संडे चिट चैट में करते हैं बात। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हाँ एक डाउट है तो उसको